वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं रेड ब्लड सेल्स एंड एरिथ्रोपोइसिस। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि आरबीसीज क्या होती हैं, आरबीसीज कैसे बनती है, हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है, ओके, मेन और विमेन में क्या हीमोग्लोबिन कंटेंट में डिफरेंस होता है, और फाइनली एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस एंड इसका रेगुलेशन। तो गाइस बने रहेगा वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू द पर्सन हु आर न्यू इन दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी वीडियोज़ हैं आपको सही टाइम पे मिलते रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। ब्लड का जो इंट्रोडक्शन है ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है 45%, और दूसरा होता है प्लाज्मा जो होता है 55%, राइट। तभी इसकी जो लिक्विडिटी होती है मेंटेन होती है ड्यू टू ऑफ द प्लाज्मा। सो जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है इसमें आरबीसीज आती हैं, डब्ल्यूबीसीज आती हैं, प्लेटलेट्स आती है, मतलब जो सेल्स होती हैं वो इसके अंदर आती है फॉर्म्ड एलिमेंट में, राइट। यदि हम बात करें कि इसका कितना क्वांटिटी होता है, तो मैन और वुमेन के केस में आरबीसीज जो होती है इट इज़ 4.5 टू 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर, जबकि वुमेन में 4.0 टू 5.0 मिलियंस माइक्रोलीटर। डब्ल्यूबीसीज वहीं पर 4.5 टू 11,000 माइक्रोलीटर होती है पर माइक्रोलीटर, एंड विमेन में इट इज़ 4.5 टू 11,000 पर माइक्रोलीटर। ओके, सेम ही है। प्लेटलेट की यदि हम बात करें तो 150 टू 450,000 पर माइक्रोलीटर इन द मैन, विमेन में भी 150 टू 450,000 पर माइक्रोलीटर। ओके, इसी तरह से हेमाटोक्रिट और हीमोग्लोबिन का वैल्यू है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, 14 टू 17 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर इन द मैन, वाइल इन द वुमेन इट इज़ 12 टू 15 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर्स, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं आरबीसीज के बारे में, या रेड ब्लड कार्पसेल्स या सेल्स के बारे में। ओके, तो आरबीसीज जो होती है आपको पता है कि इट इज़ रेड इन कलर। ओके, इसका जो शेप होता है ये बाई कॉन्केव शेप होता है, हिंदी में क्या है तो अवतल होता है दोनों तरफ से। डायमीटर 7 टू 8 माइक्रोमीटर होता है, थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर, लाइफ स्पान इसका 120 डेज होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रेड दिखाई देती है। ओके, नाउ इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, मतलब किसी भी तरह से कोई भी सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका जो बाइकॉन्केव शेप होता है ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और सरफेस एरिया को इंक्रीज़ भी करता है। ओके, किसी भी कैपिलरी से ये इजीली स्क्वीज आउट हो जाती है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो साइड व्यू है जिस जो कि 2 माइक्रोमीटर या 2.5 माइक्रोमीटर इसका है थिकनेस, और इसकी जो डायमीटर है इट इज़ 7 टू 8 माइक्रोमीटर हो सकती है। ओके, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आरबीसीज। बात करते हैं अब थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन इट इज़ अ पिगमेंट, राइट, जिसको हम एच या एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, तो सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर ये कंटेनिंग होता है और इसकी वजह से रेड कलर यहाँ पे शो होता है। बात करेंगे यदि टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन तीन तरह का होता है, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F या फीटस हीमोग्लोबिन, डिपेंडिंग ऑन इस केमिकल स्ट्रक्चर। ओके, टोटल हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें चार तरह की चेन्स होती है, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और गामा। तो हीमोग्लोबिन ए जो होता है ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चैन से मिलकर बना होता है, जो कि 95 टू 98% एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन A2 की यदि बात करें तो ये 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा चैन से मिलकर बना होता है, जो कि 2 से 3% होता है। हीमोग्लोबिन F जो होता है ये 2 अल्फ़ा और 2 गामा चैन से बना होता है, जो कि 1% होता है, राइट। यदि हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें या हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन की यदि बात करते हैं, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन दो स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दूसरा होता है साइटोसॉल के अंदर। तो दोनों ही प्रोसेस इंटरमिटेंटली चलती रहती है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि क्रेब्स साइकिल्स के अकॉर्डिंग जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है ये ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होता है, और एलेनिन सिंथेसिस की प्रेजेंस में ये यहाँ पे एमिनो लेवलिनिक एसिड बनाता है। फिर पोर्फोबिलिनोजन जो कि साइटोसॉल के अंदर बनता है ये बनाता है। देन यूरोपोरफाइरिनोजन थर्ड, और कॉप्रोपोरफाइरिनोजन
थर्ड ये बनाता है साइटोसोल के अंदर। फिर यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिसमें कि प्रोटोपोरफायरिनोजन 9, दैन प्रोटोपोरफायरिन 9 और आयरन की प्रेजेंस में या फेरोरेडक्टिस की प्रेजेंस में ये बनाता है हीम, राइट। इसी को यदि हम राइट साइड जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम इसमें देख सकते हैं और इजी तरीके से कि इक्वेशन फॉर्म में कि दो सक्सिनिल कोएंजाइम जो है ये दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होकर एक पायरोल रिंग बनाते हैं। इसी तरह से 4 पायरोल रिंग एक साथ मिलती है तो ये बनाती है प्रोटोपोरफायरिन 9। नाउ प्रोटोपोरफायरिन 9 जो होता है ये आयरन के साथ में अटैच होता है और बनाता है एक मॉलिक्यूल हीम का, और यही हीम जो है फिर पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू अटैच होता जाता है, ओके, जिसमें कि अल्फ़ा और बीटा डेल्टा गामा चेन आती है। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन मिलती है तो जैसे भी हमने देखा कि क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन ए बनाती है, राइट। तो गाइज ये यहाँ सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन है, दोनों ही स्ट्रक्चर में से आप किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिथ्रोपोइसिस की। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट का बनना, एंड एरिथ्रोसाइट क्या होती है, आरबीसीज होती है, राइट। अब एरिथ्रोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट्स का बनना या एरिथ्रोपोइसिस का होना, ओके, ये कैसे होता है और कहाँ होता है। तो आरबीसी प्रोडक्शन के लिए हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बोन मैरो के अंदर, राइट। और जब इसका मैचुरेशन होता है तो ये आ जाती है ब्लड के अंदर, तो 2 स्टेज में ही कंप्लीट होती है। तो इसमें यहाँ पे कुछ स्टेम सेल प्रेजेंट होती है, राइट। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होगे कि सबसे पहले एक स्टेम सेल है जिसका नाम है प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ओके। तो ये स्टेम सेल जो है सबसे पहले कन्वर्ट होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, इसको हम प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो होता है इसके अंदर अनकंटेन्स्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आप देख रहे होगे कि यहाँ डायग्राम के अंदर पूरा अनकंटेन्स्ड है, ओके। यही स्टेज जब आगे बढ़ती है तो ये कन्वर्ट होती है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, राइट। बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट जो है कन्वर्ट होता है पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस जो है पहले अनकंडेंस था, अब यहाँ पे कंडेंस्ड होने लगा, ओके। और इसका जो साइटोप्लाज्म है धीरे धीरे कम होता है, मतलब इसका जो साइज़ होता है सेल का ये कम होने लगता है। यहाँ पर आप देखिए बड़े साइज़ की सेल है, यहाँ पे ये छोटे साइज़ की सेल है, जिसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस भी यहाँ पे कंडेंस्ड हो गया, मतलब छोटा हो गया है, राइट। तो पॉली क्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट यही कन्वर्ट होती है ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। अब एरिथ्रो या ऑर्थोक्रोमेटो एरिथ्रोब्लास्ट जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियस जो है और छोटा हो जाता है और ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, राइट। नाउ यही ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट जो है आगे कन्वर्ट होता है रेटिकुलोसाइट्स के अंदर। तो रेटिकुलोसाइट्स जो होती है यहाँ पे देखिए रेटिकुलोसाइट, साइट मतलब यहाँ सेल बन चुकी है, राइट। इसके अंदर न्यूक्लियस जो है ये डिसअपियर हो जाता है, पॉलीराइबोसोम इसके अंदर अभी भी प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन यहाँ स्टार्ट होता है। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर ये रेड अपीयरेंस जो है वो शो करती है, ओके। इसके बाद यहाँ पे जितने भी और अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यहाँ से लूज हो जाते हैं, ठीक है, और ये फाइनली कन्वर्ट होता है एरिथ्रोसाइट्स के अंदर, जिसका लाइफ स्पान 120 डेज का होता है। अब इसके अंदर यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। तो इस तरह से बोन मेरो और फाइनली ब्लड में इसका मैचुरेशन होता है और एक फाइनली आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, ये आरबीसीज बनती है। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है एरिथ्रोपोइसिस। इसको आप यहाँ पे एक रे डायग्राम के फॉर्म में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये बना रखा है, तो आप इसको और इजी वे में समझ सकते हैं, ओके। चलते हैं हम एरिथ्रोपोइसिस की कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो एरिथ्रोपोइसिस जो होता है इसके अंदर एरिथ्रोसाइट बनती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है एरिथ्रोपोइसिस। जब भी ऑक्सीजन का लेवल ब्लड के अंदर कम होता है, राइट, तो यहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि किडनी से रिलीज होता है ये सिग्नलिंग करता है आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए, राइट। नाउ एरिथ्रोपोइसिस जो होती है ये एवरेज 2 दिन का टाइम लेती है कंप्लीट मैच्योर्ड सेल्स को बनाने के लिए, और कम से कम 2 मिलियन एरिथ्रोसाइट जो होती है हर सेकेंड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ओके। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है। नाउ हेमोपोइटिक सेल्स डिटरमाइन टू बिकम रेड ब्लड सेल्स यूजुअली गेट स्मॉलर एंड मोर कंडेंस्ड, ठीक है। तो हीमोपोइसिस जो होती है या हम बात करें एरिथ्रोपोइसिस की, ये कब तक चलती है, जब तक कि उसके अंदर न्यूक्लियस गायब नहीं हो जाता, ओके।
तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एरिथ्रोपोइसिस की जिसको आपको ध्यान रखना है कि कब ये स्टार्ट होती है, क्यों स्टार्ट होती है और फाइनली कहाँ तक जाती है। ओके, रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस कि आरबीसीज बनती तो है पर इसका रेगुलेशन कौन करता है, कैसे करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स, राइट। कुछ हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर होते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का लेवल कम होना, जैसे अभी हमने बात करी, या ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना। तो हाइपोक्सिया का होना या फिर एनीमिक कंडीशन का होना। एनीमिक कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनीमियाज होते हैं जिसमें आरबीसीज का नंबर कम हो जाता है। अब डेफिनेटली आरबीसीज का नंबर यदि कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू का डिमांड बढ़ेगा, राइट। यदि ये सब प्रोसेस यहाँ होती है, ये सब कंडीशन यहाँ पे आती है, तो किडनी के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ओके, नाउ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है, जो आपने अभी एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस देखी है, उसको इंक्रीज़ करेगा। ओके, और जब बॉडी के अंदर सफिशिएंट आरबीसीज वहाँ पे प्रोड्यूस हो चुकी होगी, ऑक्सीजन डिमांड जो है वो फुलफिल हो चुकी होगी टिश्यू की, तो यहाँ से क्या होगा, जो भी हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स होते हैं ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये डिक्रीज़ होते हैं, अगेन इसका मैसेज जाता है किडनी के पास, और किडनी क्या करती है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सीक्रेशन वहाँ से बंद कर देती है, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस कम हो जाती है और आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो गाइस ये एक तरह का रेगुलेशन है, एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे ये रेगुलेट किया जाता है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द आरबीसीज, हीमोग्लोबिन एंड एरिथ्रोपोइसिस। होप्स हो कि आपको समझ में आया हो। इन केस यदि समझ नहीं आता है, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, I will try to explain it again. Okay, so guys, thank you very much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।